तो हम लोग आज कर रहे हैं यूनिट 4 एंटरप्राइज ग्रोथ एंड स्ट्रैटेजीज। कोई भी एंटरप्राइज कि जब हम लोगों ने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स भी किए थे तो हमने क्या कहा था कि कोई भी बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा। पहला तो क्या होता है उसका सर्वाइवल है, फिर प्रॉफिट है और फिर थर्ड क्या है ग्रोथ है। तो अब हमें ग्रोथ पे बात करनी है कि ग्रोथ स्ट्रैटेजीज क्या होंगी। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए एक तरीका तो यही होता है ना कि आप अपने बिजनेस के अलग अलग या तो ब्रांचेस ओपन कर लें, अगर ब्रांचेस नहीं कर रहे तो आप फ्रेंचाइजी दे दें, यही होगा। तो हमारे पास इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है दैट इज़ ऑल अबाउट फ्रेंचाइजी, कि कोई भी बिजनेस कैसे ग्रो करेगा उसको ओपन करके हम सिर्फ एक ही जगह पे करें, इसकी जगह हमें मल्टीपल लोकेशंस पे अगर करना है तो फ्रेंचाइजी या ब्रांच के थ्रू हो सकता है। तो पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमारा इंटरनल एक्सपेंशन है या एक्सटर्नल एक्सपेंशन है, क्योंकि इंटरनल एक्सपेंशन अगर करना है तो हम उसी प्लेस पे जैसे कि एक्सपैंड कर लें, अपनी बिल्डिंग को एक्सपैंड कर लिया या एक फ्लोर ऊपर और एक्स्ट्रा बना लिया, ठीक है, हमने अपने प्रोडक्ट्स को वैरायटी कर ली, ठीक है। तो या अभी हम अपने लोकल मार्केट में एक मार्केट को ले रहे हैं, अब हमने एक से ज़्यादा मार्केट पे प्रोडक्शन देनी स्टार्ट कर दी। या अगर हम टीचिंग की बात करें तो हम अभी एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, फिर हमने और सब्जेक्ट्स पढ़ाने शुरू कर दिए, यहीं पे और टीचर्स अपॉइंट कर लिए, ये सारा इंटरनल एक्सपेंशन है। लेकिन एक्सटर्नल एक्सपेंशन की बात करें तो हम उसके बाद अपनी एक्टिविटीज़ तो एक्सपैंड कर ही रहे हैं, प्रोडक्ट तो एक्सपैंड कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम एक्सटर्नल में अपना ब्रांच ओपन कर रहे हैं या हम फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से है, जैसे कि तुम्हारी बुक में नेचुरल्स के आइसक्रीम का एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहले जब हम लोग बहुत छोटे थे तो हमें ऐसे सुनने में आता था बॉम्बे में एक नेचुरल्स की आइसक्रीम होती है, मतलब जैसे ऐसे होता था कि कोई बॉम्बे जा रहा है ना तो अच्छा तुम बॉम्बे जा रहे हो, अरे तो बॉम्बे जा रहे हो ना तो नेचुरल्स की आइसक्रीम ज़रूर खा के आना, मतलब नेचुरल्स आइसक्रीम meant to be in मुंबई ओनली। बट आज की डेट में जितनी भी मेट्रोपॉलिटन है वहाँ भी हैं एंड नॉन मेट्रोपॉलिटन है, मतलब टीयर 1 सिटी के अलावा टीयर 2 सिटी में भी नेचुरल्स की आइसक्रीम हैं। तो ऐसा थोड़ा है कि सब जगह नेचुरल में एक ही जगह से प्रोडक्शन हो रही है, उन्होंने क्या दिया फ्रेंचाइजी दी। मैकडी का एग्जाम्पल ले लो, मैकडी क्या कर रहा है फ्रेंचाइजी दे रहा है। उनके कुछ नॉर्म्स होते हैं, उनके नॉर्म्स होते हैं कि आपके पास इतना स्पेस होना चाहिए, ये मशीन्स उनकी होंगी, खुद का वो पूरा प्लांट सेटअप करके जाएंगे मैकडी वाले, उनका एक प्रोसेस होगा वो फॉलो करना होगा। ये सेम नेचुरल्स, मैकडी, डोमिनोज, ये सब क्या हैं, ये सब अपनी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंचाइजी देने से क्या हुआ, फ्रेंचाइजी देने से आपका बिजनेस एक्सपेंशन ज़्यादा होता है और फ्रेंचाइजी लेने वाले को क्या बेनिफिट हो रहा है कि उसको एक गुडविल ऑलरेडी मिल रही है। तो अगर हम फ्रेंचाइजी की हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले 1850 में इसाक सिंगर ने, जिसने कि स्विंग मशीन, पता है ना स्विंग मशीन तो क्या होती है, कपड़े सिलने की मशीन, तो उन्होंने उस मशीन का काम स्टार्ट किया था और उन्होंने तब ये फ्रेंचाइजी का काम स्टार्ट किया। इंडिया में इसके बाद फ्रेंचाइजी का बिजनेस मैकडी, नरुलास, विम्पीज़, नरुलास विम्पीज़ तो शायद तुम लोगों ने नाम सुना भी नहीं होगा, क्योंकि विम्पीज़ तो हमारे ज़माने का डोमिनोज और जो तुम्हारे आजकल के कैफ़े हैं विम्पीज़ हमारे ज़माने का, मतलब अगर कोई विम्पीज़ होकर रहे हैं तो ऐसे फ्लॉन्ट करते थे हम विम्पीज़ गए थे, ऐसे वाला मतलब वो था। बट ये विम्पीज़ हो गया, नरुलास हो गया, फिर आज की डेट में मैकडी की बात करें, डोमिनोज की बात करें, तो अब तो इतने सारे ये सब फ्रेंचाइजी चल रहे हैं, पिज़्ज़ा हट वगैरह सब फ्रेंचाइजी कर रहे हैं। फ्रेंचाइजी में एक उनका मेन सिस्टम होता है, उन्हें वही सिस्टम फॉलो करना होता है, उनके रूल्स, उनकी पॉलिसीज़, उनकी रेगुलेशंस वही फॉलो करनी होती है। उसके अलावा फिर आप कुछ अपना वो नहीं लगा सकते कि अपनी कोई रेसिपी इंट्रोड्यूस कर दो, ठीक है। अगर मान लो इंडिया में आलू टिक्की बर्गर फेमस हो रहा है मैकडी का, तो वो मैकडी की पॉलिसी है कि वो इंडिया में आलू टिक्की बर्गर को ओपन कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ कि फ्रेंचाइजी क्या होती है। फिर हम कहते हैं कि व्हाट आर द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट, कौन से ऐसे मेन इंग्रेडिएंट्स जो एग्रीमेंट में होने चाहिए। एक तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन, ये आपको क्या बताता है, दैट इज द पार्ट ऑफ एग्रीमेंट दैट आउटलाइंस द टाइप ऑफ रिलेशनशिप अ फ्रेंचाइजी इज एंटरिंग इनटू फ्रेंचाइजर, मतलब हमारा रिलेशनशिप कैसा होगा, ठीक है, वो ये बता रहा है। ऑपरेशनल मैनुअल, मैंने कहा ना अगर मैकडी का बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज हैं, शेक्स हैं, उनका एक मेथड है, एक
प्रोसीजर है, वो ऑपरेशंस कैसे करेंगे, वो उनको उन्हीं के पैटर्न पे चलना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हम अपनी पॉलिसी लगाएंगे, नहीं, आपको जो उनकी ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी है वही फॉलो करनी पड़ेगी। प्रोप्राइटरी स्टेटमेंट मतलब अगर मैंने फ्रेंचाइजी ली है तो मैं प्रोप्राइटर तो हूँ उस फ्रेंचाइजी की, तो उसके स्टेटमेंट की मेरे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अटैच होंगे, ठीक है। ऑनगोइंग साइट मेंटेनेंस, टाइम टू टाइम जो फ्रेंचाइजर है दे विजिट, दे ऑडिट, इंस्पेक्ट द फ्रेंचाइजी। क्यों करते हैं वो? ताकि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ चेंजेस कर दिए। जैसे कि मैकडी का एक है कि मैकडी के बाहर एक बेंच होगा जिस पे वो ऐसे करके बैठा होता है ना। आपने उनकी एक पोजीशन है, उनकी एक जगह ऐसी कि इसी पोस्चर में इतने डायमेंशन का ही बैठना है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। टेबल चेयर का कलर आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो ऑनगोइंग साइट मेंटेनेंस में वो रेगुलर ये भी ऑडिट कर रहे हैं, और जो भी उनकी मशीन्स है उनकी रेगुलर रिपेयरिंग मेंटेनेंस ये भी सब फ्रेंचाइजर करते हैं, ठीक है। इसीलिए जितने भी ब्रांड्स हैं, जितने भी मतलब आप इस समय तो ऑलमोस्ट हर कोई, अब तो स्कूल्स भी फ्रेंचाइजी देने लग गए हैं, हॉस्पिटल्स भी फ्रेंचाइजी देने लग गए हैं, तो बहुत तरह की फ्रेंचाइजी होने लग गई है। जैसे कि एक होती है प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी, जैसे कि जो टायर होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग तरह की गाड़ी के टायर्स हैं, तो हर कंपनी एक, अगर आप शॉप पे जाओगे तो वहाँ पे वो उसकी फ्रेंचाइजी है। अब उसने उसकी फ्रेंचाइजी ले ली तो वो मेन उसी का काम करेगा, ठीक है। प्रोडक्ट आपके पास, जैसे कि मोचीज़ का शोरूम है, उसने फ्रेंचाइजी ले ली, अब उसके पास सिर्फ मोचीज़ के शूज़ होते हैं, प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी ली है, ठीक है। वो वहाँ पे वो अपना नाम कोई रख नहीं सकते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजी, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब जैसे कि डोमिनोज का जो तुम वो मंगाते हो, गार्लिक ब्रेड मंगाते हो, उसके साथ चीज़ी डिप मंगाते हो, चीज़ी डिप जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है वो सिर्फ डोमिनोज के लिए ही कर रही है, ये उनका कॉन्ट्रैक्ट है, वो अलग यूनिट है। अब उसने जितनी भी फ्रेंचाइजी अपनी कहीं पे भी ओपन करेंगे तो उनका ये है कि प्रोडक्ट तो है ही, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की फ्रेंचाइजी भी, कि आप ये जो प्रोडक्ट बना रहे हो इसमें फ्रेंचाइजर का नाम, उसी का ट्रेडमार्क सब कुछ चलेगा, और बना आप रहे हो, मतलब आप अगर वो चाहोगे कि वो प्रोडक्ट आपको अलग से मिल जाए तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग वो कर ही नहीं रहे हैं, वो डोमिनोज के लिए ही कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में ये भी तो हो सकता है कि जैसे मैकडी है, तो अब जैसे वो तो फूड बेस्ड इंडस्ट्री का पार्ट है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे मैकडी अगर यूएस में एस्टैब्लिश हुआ, अब उसकी फ्रेंचाइजी फॉर एग्जांपल यहाँ दिल्ली में है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि वो यूएस से खाना बना के, नहीं, वो यहीं पे जो मैकडी ने अपना एक प्रोसेस दिया हुआ है उसी प्रोसेस से वो कुकिंग करेंगे। तो उनके पास जो यहाँ दिल्ली में जिसके पास फ्रेंचाइजी है उनके पास मैन्युफैक्चरिंग है कि वो मैकडी का नाम ले रहे हैं और मैकडी का नाम लेके वो फ्रेंचाइजी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग। बिजनेस फ्रेंचाइजी, अपॉर्चुनिटी वेंचर्स, ये कौन सी तरह की फ्रेंचाइजी होती है? जिसमें वो जैसे जो फ्रेंचाइजी खुली है उसके पास एक राइट होता है कि वो जो प्रोडक्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। हाँ, तो जिस तरह से जितनी भी हमारी वेंडिंग मशीन्स हैं, अब एक ऐसे एटीएम है, एटीएम फ्रेंचाइजी की तरह चलता है, उसमें आप किसी भी बैंक का निकाल सकते हो ना, तो वो एक तरह से हो गई। या जैसे आजकल होता है कि आप कॉइन स्वैप करोगे और आपको प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, ये सब हो गया। जैसे एम्स में एक वेंडिंग मशीन लगी है, उसमें मदर डेयरी का, अमूल का, ऐसे करके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, और हम क्या करते हैं उसमें जाते हैं, अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर प्लेस करके उसमें वो पे टोटल अमाउंट टू पे दिखा देता है, हम टोटल अमाउंट टू पे कर देते हैं, और फिर उस वेंडिंग मशीन में नीचे ट्रे है, उस ट्रे में हमारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं और हम उसे कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये बिजनेस का कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि these ventures typically require that a business owner purchases and distributes the product for one specific company. तो अगर किस में? बिजनेस फ्रेंचाइजी में, हाँ, सेकंड लाइन में लिखा है द कंपनी मस्ट प्रोवाइड कस्टमर्स ऑन अकाउंट टू द बिजनेस ओनर एंड उससे पहले these ventures typically requires that a business owner purchase and distributes the product for one specific company. अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि वन स्पेसिफिक कंपनी में, कि एक किसी कंपनी का वो ले लेगा, ठीक है।
ठीक है, तो वो बिज़नेस फ्रेंचाइजी हो गया कि हमने कहा कि बाटा का जो शोरूम है वो बाटा की फ्रेंचाइजी ले रहा है, ठीक है, तो कर दिया। अब अगर मान लो उसने एक ने फ्रेंचाइजी ली कि हमें यहाँ पे सारे एडवर्टाइजमेंट्स हम करेंगे, स्क्रीन एडवर्टाइजमेंट की स्क्रीन लगाएंगे, उसने लगा ली एडवर्टाइजमेंट की स्क्रीन अपनी, उसने इस बात की फ्रेंचाइजी ले ली है और स्क्रीन स्पेस उसने ले लिया। अब उस स्क्रीन पे वो जितने मर्जी चाहे ऐड लगा दे, उसने उस जो स्क्रीन वाली कंपनी है उससे ले लिया, लेकिन उसको लेने के बाद वो उस स्क्रीन पे किसी के भी ऐड लगाए। समझ रहे हो, ये चीज़ हो गई। तो वन कंपनी ही है लेकिन आगे तो मल्टीपल कंपनीज का से डील कर ही रहा है ना। वेंडिंग मशीन का उसने फ्रेंचाइजी लिया कि वेंडिंग मशीन से इतनी लगा देंगे, ठीक है ना, वो वाली बात है। ऐसे ही बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे बिजनेस फॉर्मेट की बात कहाँ से आ गई, इसमें हम क्या बात कर रहे हैं? ये तो है ना कि वही जैसे हमने अभी पीछे जो कंपोनेंट्स में बात नहीं की थी कि वो एक वो अपना सारी मेथोडोलॉजी देगा, अपना नाम देगा, इवन अपना प्रोसेस भी देगा, अपना ट्रेडमार्क भी देगा। तो ये जो हमारे जो हम मोस्टली हम अपने आसपास जितनी भी फ्रेंचाइजी देखते हैं वो सारी यही वाली होती है मोस्टली, क्योंकि हम उनका बिजनेस फॉर्मेट पूरा यूज़ कर रहे हैं। मैकडी है तो वो पूरा बिजनेस फॉर्मेट लिया है। अगर स्कूल की फ्रेंचाइजी है तो स्कूल का पूरा बिजनेस फॉर्मेट है, ठीक है ना। तो हाउ फ्रेंचाइजिंग हेल्प स्टार्टअप्स। अब फ्रेंचाइजी स्टार्टअप्स को कैसे हेल्प कर रही है? एक स्टार्टअप है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास ये है कि मेरे पास इतना मनी है और मैं इतने मनी के साथ बिजनेस चलाना चाहता हूँ, शुरू करना चाहता हूँ, और मेरे को अपना फील्ड भी पता है कि मैं किस फील्ड में बिज़नेस करना चाहता हूँ। बट अब उस फील्ड में जब बिज़नेस करना है तो फ्रेंचाइजी लेकर करना उसके लिए ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसको एक बिज़नेस मॉडल पूरा मिल रहा है, एक्सपीरियंस्ड ओपिनियन मिल रही हैं, एक्सपर्ट एडवाइस मिल रही है। तो ऐसे में एक स्टार्टअप के लिए फ्रेंचाइजी लेके बिज़नेस स्टार्ट करना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि उसको पूरी स्ट्रैटेजी मिल रही है, उसको मार्केटिंग मिल रही है, उसको पूरा बेस मिल रहा है। हालांकि इसके नुकसान भी हैं थोड़े से, जैसे कि वही है ना, एवरी कॉइन हैज़ टू साइड। उसकी अपनी इनोवेशन नहीं होगी उसमें, उसको जो उनका है उसी मॉडल पे काम करना पड़ेगा। अगर स्टार्टअप को अपना इनोवेशन करना है तो वो उसको नहीं फॉलो कर सकता, ठीक है। तो फ्रेंचाइजी के फ़ायदे यही हैं कि उसका प्रोडक्ट जो है वो लार्ज एरिया में जा सकता है। मैनेजमेंट, क्योंकि आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे काम करते हो तो आपको मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़ भी मिल जाती है, ये भी बेनिफिट होता है। रेडी मार्केट मिल जाती है, मार्केट की पूरी नॉलेज मिल जाती है, अलग अलग जगह की नॉलेज मिल जाती है। कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो पैसे ले रहा है फ्रेंचाइजी के तो उसके पास अच्छा खासा अमाउंट कैपिटल का आता है, और रेगुलर रिकरिंग प्रॉफिट्स भी उसके पास आ रहे हैं, ठीक है ना। ऑपरेटिंग एंड स्ट्रक्चरल कंट्रोल उसके पास है, तो उसने पूरा एग्रीमेंट लिया हुआ है कि हमारी ही ऑपरेशन चलेंगे, हमारी ही पॉलिसी चलेगी, तो वो उसको भी नहीं। स्ट्रक्चरल मतलब आपका ये बैठने का सिस्टम होगा, ये काउंटर होगा, ये भी उनके हाथों में होता है। तुम देखो ना, कहीं भी डोमिनोज जाओ, पिज़्ज़ा हट जाओ, मैकडी जाओ, किसी भी जगह जाओ, अगर सर्विस इंडस्ट्री में भी चले जाओ, हर जगह सेम पैटर्न मिलेगा। अगर तुम को देखना है तो सब जगह सेम पैटर्न मिलता है। तुम अगर चाउस में भी जाओगे तो चाउस का भी तुम्हें हर जगह सेम मिलेगा, तो वही। और अगर एक फ्रेंचाइजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ्रेंचाइजी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सारे बेनिफिट्स हैं ही हमें जो मिल रहे हैं, ठीक है। और फ्रेंचाइज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ्रेंचाइज़र को भी बेनिफिट हो रहा है, एक्सपेंशन और कॉस्ट एडवांटेज सब उसको मिल ही रहा है। डिसएडवांटेज की बात करें तो फ्रेंचाइजी का तो अपना कोई कंट्रोल ही नहीं है, उसकी कोई इनोवेशन नहीं है, ठीक है। उसका प्रॉफिट का एक मेजर पार्ट हो सकता है वहाँ जा रहा हो, फ्रेंचाइज़र के पास जा रहा हो। और फ्रेंचाइज़र के पास क्या नुकसान है कि फ्रेंचाइज़र के लिए कई बार ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि उसकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो मेंटेन हो रही है नहीं हो रही, और कहीं वो उससे अपने हिडन प्रॉफिट्स तो अर्न नहीं कर रहा। जैसे कि कंट्री डिलाइट है, कंट्री डिलाइट से हमने मिल्क मंगाया, अब उसने फ्रेंचाइजीज दी हुई हैं डिलीवरी के लिए फ्रेंचाइजी दी हुई है, ठीक है। तो वो डिलीवरी वाला बंदा आया और उसने बोल दिया कि मैम ये ना आज एक थैली दूध कम आ रहा है, तो मैं आपको ये कॉम्पनसेट कर दूंगा बाद में, आप प्लीज़ कंप्लेंट मत डालना। हमें भी लगता है कौन इन झगड़ों में पड़े, ठीक है दे ही देगा, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन कंट्री डिलाइट से तो नहीं हो रहा,
मेरा इंटरेक्शन तो रोज़ सुबह उस दूध वाले भैया से हो रहा है जिसको मैं रोज़ सुबह जानती हूँ कि वो कंसिस्टेंटली साल से मेरे यहाँ दूध दे रहा है, मैं तो उसे पहचानती हूँ, तो मैं उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करूँगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो फ्रेंचाइजी है वो अपना एक पब्लिक रैपो बना ले और फिर आपके कंपटीशन में आके खड़े हो जाए, क्योंकि आपके सारे बिजनेस पॉलिसी एंड एवरीथिंग ही नोज। इसमें ना एक पॉइंट है डिसएडवांटेज में रिलेटेड टू फ्रेंचाइजी वाले में कि कंटिन्यूइंग कॉस्ट इम्प्लीकेशंस। हाँ, कंटिन्यूइंग कॉस्ट इम्प्लीकेशन मतलब उसको तो उतनी कॉस्ट जो उनका मिनिमम क्राइटेरिया वो कॉस्ट बियर करनी ही करनी पड़ेगी ना। पर वो फ्रेंचाइजी क्यों बेयर करे? फ्रेंचाइजी बियर करता है, यही तो बात है। अगर कॉस्ट फ्रेंचाइजी बियर करता है, उसको प्रॉफिट, उसको फीस, फ्रेंचाइजी फीस रेगुलर देनी पड़ती है इररिस्पेक्टिव कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये फ्रेंचाइजर की बेनिफिट के लिए होता है, फ्रेंचाइजी का तो नुकसान हो। क्यों मतलब? अभी है मतलब फ्रेंचाइजी टर्म्स ऐसी ही होती हैं। पर वो पे क्यों कर रहा है? मतलब क्यों नहीं पे करेगा, वो उसकी गुडविल ले रहा है भाई। तो वो तो जब परचेज किया होगा उससे तब तो पे किया ही होगा। तो वन टाइम नहीं होता ना, आप रेगुलर बेसिस पे उससे प्रॉफिट कमा रहे हो ना। पर पीछे हमने इसका कॉस्ट एडवांटेज भी पढ़ा था। जो कॉस्ट एडवांटेज ये है कि जैसे एडवर्टाइजमेंट में बहुत बेनिफिट होता है, आपको मैकडी के साइट पे जाओगे तो आपको सारे आउटलेट्स दिखेंगे ना। वो तो फिर होगी कि ऑलरेडी एक्सिस्टिंग मार्केट मिल रही हो ना, तो उसी से रिलेटेड होगा। तो फिर मर्जर्स एक्विजिशंस हो सकते हैं। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस कैसे कर सकते हो, जैसे कि अलग अलग कंपनीज हैं वो आपस में ये सोचें कि जैसे मारुति और सुजुकी तो अलग अलग कंपनीज है ना, उन्होंने मर्जर कर लिया। या अब मारुति की गाड़ियों में जो काफ़ी सारे पार्ट्स हैं वो टाटा सप्लाई करने लग गया। तो ये सब मर्जर्स एक्विजिशंस ही हैं कि आप ज़्यादा, जहाँ मारुति की कोई गाड़ी पहले बहुत ज़्यादा मार्केट अपनी नहीं बना पा रही थी तो उसने मार्केट अब अच्छी बना ली, क्योंकि अब उसकी काफ़ी सारे कंपोनेंट टाटा से हो गए। तो टाटा का जो चीज़ अच्छी थी, मारुति की जो चीज़ अच्छी थी, उन्होंने मिला के गाड़ियाँ देनी शुरू कर दी, तो उससे उनको बेनिफिट हो गया। ठीक है, ऐसे ही कोई भी कंपनीज जो दो होती हैं उनकी अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन होती हैं, तो वो अपने उन स्पेशलाइजेशन को मिला लें। तो अब मान लो तुम्हारी एक कंपनी है, मेरी एक कंपनी है, हम दोनों मिला के एक थर्ड कंपनी खोलें, दैट इज़ कॉल्ड मर्जर। मैं बड़ी मछली हूँ, तुम छोटी मछली हो, मैंने तुमको परचेज कर लिया, दैट इज़ कॉल्ड एक्विजिशन। समझे मर्जर्स और एक्विजिशन में डिफरेंस? हाँ, अब अमेलगमेशन का मतलब भी यही होता है कि दो कंपनीज हैं वो साथ में मिलकर काम कर रही हैं। तो अभी मैं ए कंपनी हूँ, तुम बी कंपनी हो, हमने मिलकर ए बी कंपनी बनाई, दैट इज़ कॉल्ड अमेलगमेशन। हम दोनों ने मिलकर सी कंपनी मिलाई, दैट इज़ कॉल्ड मर्जर। ठीक है, ए कंपनी रही, बी कंपनी ख़त्म हो गई, तो एक्विजिशन। एब्सॉर्प्शन और एक्विजिशन सेम है ना? सेम ही। तो अब हमारे पास टाइप्स ऑफ मर्जर में आता है कॉन्ग्लोमरेट। ये क्या होता है? इसमें दो टाइप के होते हैं ना, एक प्योर होता है, एक मिक्स्ड होता है। हाँ, प्योर इज जब डिफरेंट, बहुत ही एक्सट्रीम डिफरेंट कंपनीज मर्ज करती हैं। नहीं, उल्टा बोल दिया। नहीं सही। प्योर में देयर इज नो सिमिलैरिटीज। हाँ, तो वही तो बोला कि डिफरेंट। हाँ, प्योर का मतलब हो गया कि कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब जैसे कि एक शूज़ की कंपनी है और एक सॉफ्ट ड्रिंक्स की कंपनी है, उनमें कुछ कॉमन ही नहीं है, तो वो प्योर हो गया। कोका-कोला और नाइकी का मर्जर। किसका? कोका-कोला और नाइकी का मर्जर। कोका-कोला डिजाइन के शूज बन रहे हैं, नाइकी फ्लेवर की कोक बन रही है। हाँ, हाय हाय, मन ही ना करे नाइकी फ्लेवर की कोक पीने का। और दूसरा है हमारा यहाँ पर जैसे मिक्स्ड मर्जर। यहाँ पे थोड़ी सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, थोड़ा डिफरेंट भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलैरिटी हो सकती है कि वो जैसे कि एक शूज़ की कंपनी है और एक सॉक्स की कंपनी है, तो दोनों ने मिलके एक बना लिया। ठीक है ना, या एक कपड़ों की कंपनी है और एक शूज़ की कंपनी है, तो वो पूरे मिलके एक यूनिफॉर्म बना दें। तो उस तरह के जो मर्जर होते हैं उन्हें हम कॉन्ग्लोमरेट मर्जर्स कहते हैं। दूसरा हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर में क्या होता है? इंडस्ट्री क्या? सेम इंडस्ट्री, बिल्कुल जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना वो मिल जाते हैं, कोका कोला और पेप्सी, पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज मिल जाए, वाह क्या ही हो जाएगा। तो ऐसा कुछ हो जाए जो बिल्कुल ही कॉम्पिटिटर हो, वो मिल जाए आपस में,
सेम मार्केट, सेम टारगेट मार्केट। और ये इसको इस तरह को हम अगर इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलें तो इसे हम कहते हैं कार्टेल। मतलब वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि देख तू मेरा दुश्मन, मैं तेरा दुश्मन, और बाकी कोई भी तीसरा हम दोनों का दुश्मन। तो ताकि कोई तीसरा एंटर ना कर पाए मार्केट में, अपन दोनों मिल जाते हैं। तीसरा तो नहीं मिलेगा, जो भी होगा हम दोनों के बीच में हो जाएगा। तो पूरी मार्केट को वो कैप्चर करने के लिए ये हरकत कर लेते हैं। बुराई क्या, बिजनेस है, कोई बुराई नहीं है। मार्केट एक्सटेंशन में मर्जर क्या हुआ फिर? इसमें होते हैं कि जैसे हॉरिजॉन्टल में था कि सेम मार्केट होती है, सेम प्रोडक्ट, इसमें सेम प्रोडक्ट होता है। इसमें सेम, उसमें सेम मार्केट है और प्रोडक्ट भी सेम ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन मार्केट एक्सटेंशन में हो सकता है आपका प्रोडक्ट सेम हो लेकिन आप अलग अलग मार्केट में हो। तो अब आपने कहा हम दोनों तरफ की मार्केट कैप्चर कर लेंगे एक दूसरे के साथ मर्जर करके, समझ गए? जैसे कि दिल्ली में अमूल और मदर डेयरी का दूध चलता है, राजस्थान में सरस का दूध चलता है। अब ये दोनों मर्जर कर लें, फिर हम राजस्थान भी हमारा और दिल्ली भी हमारा। गुजरात में अमूल चलता है बेसिकली ज़्यादा, तो सब हमारा। अगर ये आपस में मर्ज कर लेंगे तो मार्केट एक्सटेंशन हो गई ना। तो इंटरनेशनल मर्जर्स जो होते हैं, इंटरनेशनल मर्जर्स तो जनरली यही होते हैं, अलग डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स को कैप्चर करने के लिए। इसमें ना ये जो सेकंड पैराग्राफ है हाँ। एग्जांपल वाला, इसमें मार्केट एक्सटेंशन मर्जर इज द एक्विजिशन लिखा है। तो मर्जर के टाइम से acquisition- नहीं, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि एक्चुअली में जो हुआ था एक एक्विजिशन ऑफ ईगल बैंशेयर्स इनकॉर्पोरेशन बाय द आरबीसी सेंचुरा। मतलब उन्होंने, मतलब ऐसे समझ लो कि तुम गुजरात में डील कर रही हो और मैं दिल्ली में हूँ, तो मैंने तुम्हारी कंपनी को एक्वायर कर लिया। अरे है तो मर्जर के टाइम, मतलब तो मर्जर ही होता है। अरे सब भाई बहन है, इतना मत सोचो। प्रोडक्ट एक्सटेंशन, हमने अपने प्रोडक्ट्स जो कि रिलेटेड टू ईच अदर हैं उनको ले लिया। मतलब बड़ा सा केक का एग्जांपल, केक का एग्जांपल ले सकते हैं, पेन एंड इंक हो गया, पेन एंड इंक हो गया, ठीक है ना। फोन और सिम कार्ड, क्या? फोन और सिम कार्ड, फ़ोन और सिम कार्ड हो गया। अरे ये देखो ना, हमारा एंड्रॉयड का फ़ोन होता है, एंड्रॉयड का फ़ोन है और अलग दूसरे फ़ोन की कंपनी है। और एक हमारा, अब तो विंडो बेस्ड फ़ोन आते ही नहीं है, पहले विंडो बेस्ड फ़ोन आते थे, अब तो आने ही बंद हो गए। चलो, तो अब तो एंड्रॉयड और आईफोन के ही बीच में रह गया। तो होने को तो ये दो ही है ना, एंड्रॉयड एंड आईफोन। सॉफ्टवेयर वाली बात देखो तो फिर कंपनीज बहुत सारी हैं, समझ गए ना। वर्टिकल मर्जर क्या होता है? दो प्रोडक्ट मतलब रॉ मटेरियल साथ में आके हाँ, बोलो, बोलो। जैसे एक ऑटोमोबाइल, जैसे अगर हम उसी का लेते हैं कि होंडा है और कोई ऐसी कंपनी है जो उसके पार्ट्स बनाती है ऑटोमोबाइल जैसे के। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया और एक उसका स्पेयर पार्ट हो गया, फिर साथ में मिलके कंप्यूटर बन गया। जैसे मारुति सुजुकी है। हाँ, जैसे मारुति सुजुकी है, जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में अलग अलग होते हैं। वर्टिकल मर्जर है ये। इनका कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन कोई भी फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने में इनकी हेल्प चाहिए होती है, ठीक है ना। तो देखा जाए तो सब थोड़े थोड़े सिमिलर हैं, थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं। तो तुम्हें फिर वर्टिकल और प्रोडक्ट एक्सटेंशन में क्या डिफरेंस हुआ? क्या, प्रोडक्ट एक्सटेंशन में तो आपने प्रोडक्ट ही एक्सटेंड कर लिए ना अपने। मतलब आप एक प्रोडक्ट बना रहे थे, वो आप और प्रोडक्ट्स बनाओगे, मल्टी प्रोडक्ट्स पर आ गए। लेकिन यहाँ पे रॉ मटेरियल पे फोकस हो रहा है वर्टिकल में। इसमें प्रोडक्ट एक्सटेंशन में हम फाइनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, जबकि वर्टिकल में हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट में तो ये है कि उसमें रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं और वर्टिकल में रॉ मटेरियल्स। अब एक्विजिशन की बात करें तो हमने कहा ही कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती है। बुक में तुम्हारे वो भी दे रखा है, देखो मछली खा रही है उसे। ऐसे इंटरेस्टिंग सी बुक है, बड़ी बच्चों के जैसे पिक्चर बेस्ड बुक बना रखी है। तो ये हो गया। अब इसमें एक फ्रेंडली एक्विजिशन है, तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, चल दोनों भाई भाई करके, तू परेशानी में है कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तेरा भाई, मैं तेरी कंपनी परचेज कर लेता हूँ। तो फ्रेंडली एक्विजिशन हो गया। रिवर्स एक्विजिशन क्या, प्राइवेट कंपनी होती है छोटी, पब्लिक कंपनी होती है बड़ी। अगर हम नॉर्मल जो एक्विजिशन है वो पब्लिक कंपनी प्राइवेट को कर लेगी, घुस गई और वो हो गया। रिवर्स हम क्यों बोल रहे हैं, ये छोटी है और ये बड़ी है, ये आई और इसने अपना मुंह खोला और इसमें चला गया। मतलब बड़ी कंपनी को इस छोटी ने ले लिया,
तभी तो रिवर्स है। अगर ये यहाँ जा रही है तो नॉर्मल एक्विजिशन ही हो रहा है ना, लेकिन ये बड़ी है और ये आके ऐसे जा रही है, तभी तो रिवर्स हुआ ये। ठीक है, तो फ्रेंडली में कोई फोर्स नहीं है, दोस्ती दोस्ती चल रही है। रिवर्स में प्राइवेट में पब्लिक पब्लिक को लिए। और बैकफ्लिप एक्विजिशन क्या हो रहा है कि जिसने खरीदा वही खत्म हो गया, क्या? खत्म हो गया सिर्फ जिसने खरीदा था। जैसे ए और बी है तो A + B = B हो गया कि A ने खरीदे था। हाँ, लेकिन अब परचेजिंग कंपनी जो थी वो सब्सिडरी बन गई उस कंपनी की। समझे कि एक कंपनी खरीदी, फिर परचेजिंग कंपनी ही उसकी सब्सिडरी बन गई। और एक होता है होस्टाइल एक्विजिशन। सब्सिडरी मतलब उसके अंडर में काम। जैसे अगर मैंने तेरी कंपनी खरीदी पर फिर होस्टाइल क्या होता है? उसके बाद तू ही बड़ी बन गई। जबरदस्ती। देखो गले पे तलवार रख के दे रहा है कि नहीं दे रहा, राजा भैया। समझ गया। तो ये इलीगल नहीं होता? कहते ही राजा भैया स्टाइल। ये इलीगल नहीं होता? इलीगल तो तब है ना जब राजा भैया ने तलवार रखी और तुम पुलिस में जाओ तो पुलिस तुम्हारी सुनेगी। इलीगल कुछ नहीं होता। बिजनेस में एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। इसमें इलीगल क्या है? उसने तुम्हें अगर यूँ रखा, तुमने कहा भाई कहाँ साइन करना है, तुमने साइन किए हैं, लगवा देते हैं एक दो चीरे, क्या ही फर्क पड़ता है। बट जबरदस्ती हो रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो फोर्सफुली क्यों करते हैं? क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप बिजनेस करो ये वाला। जैसे अभी एनडीटीवी ने को खरीद लिया अडानी ने, वैसी वाला अडानी ने लिया ना एनडीटीवी, फोर्स ही था वो कोई फ्रेंडली नहीं था। वही। तो डोमिनोज पिज़्ज़ा हट के भी ऐसे कर सकते हैं? हाँ, डोमिनोज पिज़्ज़ा हट पे कर सकता है तो पिज़्ज़ा हट भी डोमिनोज पे कर सकता है। वो दोनों सेम लेवल के हैं। यहाँ इंडिया में डोमिनोज की मार्केट थोड़ी ज़्यादा हो गई, पिज़्ज़ा हट की थोड़ी कम हो गई, बट इंटरनेशनल लेवल पे ये दोनों टक्कर के हैं। तो ये दोनों ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करेंगे, अपने अपने घर में मस्ती करेंगे। ठीक है, अब हम कहते हैं कि ये आखिर जो कहानी हम कर रहे हैं मर्जर एक्विजिशंस की, आखिर ये कहानी कर ही क्यों रहे हैं? जरूरत ही क्या है? अपने अपने घर में खेल क्यों नहीं सकते हम? तो पहली बात तो सिनर्जी। इसकी डेफिनेशन पीछे भी गिरना है। किसकी? जो सिनर्जी की जो डेफिनेशन, हाँ, वो कोई भी पीछे, दोनों जगह सेम ही है। सिनर्जी इज बेसिकली वैल्यू एडिशन। ठीक है ना, आप वैल्यू एडिशन कर देते हो तो जो भी वैल्यू एडिशन हो रहा है दैट इज सिनर्जी। बहुत सिंपल सी भाषा में तो यही है। अब चाहे वो सिनर्जी ऑपरेशनल हो चाहे फाइनेंशियल हो, मतलब आप ऑपरेशनल वैल्यू एडिट कर रहे हो या फाइनेंस की वजह से कर रहे हो, तो ये सब आपका। इसमें ना मैम जब समझा रही थी उन्होंने एक लाइन बोली थी जो मुझे टेल डेट समझ गया। वो कह रही थी कि सिनर्जी इज 1 + 1 = 11। हाँ, मतलब तुम अकेले कुछ काम कर रहे हो, मैं अकेले कुछ काम कर रही हूँ, हम दोनों मिलके काम करेंगे तो हम एक और एक मिलके 11 होते हैं। बचपन में कहावत सुनी थी ये, तो वही है ये, एक और एक मिलके 11 हो गए। हम अलग, तुम अलग मेहनत कुछ कर रही हो, मैं अलग कुछ मेहनत कर रही हूँ, तो सच हम दोनों मिलके मेहनत कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दैट इज सिनर्जी। एक और एक मिलके 11 हो जाना। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। फिर हम कहते हैं टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, एक दूसरे की कॉम्पिटेंसीज का बेनिफिट लेने के लिए, न्यू मार्केट के लिए, फंडिंग के लिए, ये सब हमारे बेनिफिट्स हैं। तो ये और टैक्स बेनिफिट के लिए भी करते हैं। वो इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस कह लो इसको, या रीजंस कह लो, एडवांटेजेस कह लो, सब बराई की बात है। ये सब एक ही चीज़ है ना, एक ही बात है, एक ही हेडिंग के अंदर के पॉइंट्स हैं। आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, फंड्स ज़्यादा मिल रहे हैं, न्यू मार्केट्स मिल रही हैं, कॉम्पिटेंसी एक्वायर कर सकते हो, सिनर्जी, प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब। जो ये दोनों टाइप्स हैं इनका मीनिंग क्या होता है? ऑपरेशनल मतलब हम ऑपरेशनल वैल्यू एडिट कर रहे हैं, और फाइनेंशियल सिनर्जी मतलब हम फंड्स में वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। सिंपल भाषा। टेक्निकल वर्ड्स बस तुम्हें लिखने को चाहिए होते हैं, बाकी तो देखो जो भी आपकी आंसर राइटिंग होती है ना, कभी भी नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि भीड़ के साथ चलने वाले भीड़ में खो जाते हैं, और जो अकेले चलते हैं वो जल्दी यात्रा पूरी कर लेते हैं। ऐसी बातें मोटिवेशन के लिए खूब कहते हैं, है ना, कि अगर आप भीड़ में चलोगे तो भीड़ का हिस्सा बन जाओगे और आप कहीं खो जाओगे, और अगर आप अलग चलोगे तो आप ज़्यादा फोकस रहोगे और आप उस फोकस के साथ ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स ले पाओगे। दैट इज़ ओके, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आंसर राइटिंग में आपको भीड़ ही बनना पड़ेगा।
अब यहाँ पे डिप्लोमेसी कह लो, हिपोक्रेसी कह लो, वट एवर यू वॉन्ट टू से, कि आपको समय के अनुसार अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। आंसर राइटिंग में अब अगर MCQs में ऑप्शन सी है और अगर पूरी भीड़ सी लगा रही है, आप डी लगा के क्या ही हासिल कर लोगे? सी ही है। जो टेक्निकल वर्ड्स हैं वो अपने आंसर राइटिंग में लिखने ही हैं, बाकी लैंग्वेज कुछ भी लिख दो, वहाँ पे भीड़ का हिस्सा बनना पड़ेगा क्योंकि वो सही है। सही तो सही होगा, अगर 2 + 1 3 है तो वो 3 ही होगा। अब पूरी भीड़ भी 3 बोलेगी और एक नहीं 4 होता है, मैं अकेला, अरे तो भाई तू अकेला क्या? ठीक है। और ऐसे ही सही सही होता है, अगर 100 लोग कह रहे हैं नहीं 4 होता है 2 + 1 तो भी गलत है, और वो अकेला कह रहा है 2 + 1 3 होता है तो वो अकेला सही है। तो जो सही है वो सही है। तो टेक्निकल वर्ड्स लिखने सही हैं मतलब सही है। ठीक है। तो कृपया करके चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब तो खुद कर ही लें, कमेंट करें, और कोई भी डाउट होता है तो पूछ लें। मंडे और वेडनेसडे को EP का टेस्ट होगा, अगर देना चाहो तो मोस्ट वेलकम। ऑल द बेस्ट।